हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? तो हम चैप्टर कर रहे थे दैट इज नथिंग बट फाइनल अकाउंट। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको याद करो, फाइनल अकाउंट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको थियरी करवा दिया था। फाइनल अकाउंट के सेकेंड लेक्चर में हमने क्लास वर्क के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को कंप्लीट कर दिया था। क्लियर? आज का हमारा टारगेट है, हम कर रहे हैं कौन सा? तो क्या क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, एक बार टाइटल लगा दो, क्लास वर्क। एंड क्लास वर्क में भी कौन सा करेंगे आज? क्वेश्चन नंबर 1। अगेन एक फुल फ्लेज सम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास नौकार का मटेरियल आपके साथ होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गांगुली, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31st March 2016 आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है? गांगुलीज कैपिटल, स्टॉक ऑन 1st April 2015, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, रेंट, सैलरीज, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, लोन फ्रॉम देना बैंक एट 12%, इंटरेस्ट पेड। अच्छा, सामने चेक करो तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर ऑन 1st April 15, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट एट 10%, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एंड ड्राइंग। ये सब कुछ आपको दिया है। एडजस्टमेंट में पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2016 is rupees 3,93,000. This includes goods returned by the customer on 31st March 16 to the value of rupees 15,000 for which no entry has been passed in the books. Second, purchase include furniture purchased on 1st January 16 for rupees 10,000. Third, depreciation should be provided on furniture at the rate of 10% per annum. Fourth, the loan account from the Dena Bank in the books of Ganguly appears as follow. क्रेडिट साइड लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड बाय बैंक 50,000 एंड यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, जब आएगा तब देखिए। फिफ्थ, सन्ड्री डेटर इंक्लूड रुपीज 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड रुपीज 10,000 ड्यू टू हिम। सिक्स्थ, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड रुपीज 3,000 पेड टू देना बैंक। सेवेंथ, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट रुपीज 1,000 फ्रॉम द सन्ड्री डेटर and the balance on investment and deposit. Eighth, provide for interest payable to Dena Bank and for interest receivable on investment and deposit. And the ninth, make a provision for doubtful debt at the rate of 5% on the balance under sundry debtor. No such provision need to be made for the deposit. Clear? And आपको full fledged एक sum यहाँ पे prepare करना है। हमने सम्स तो रीड कर लिया है। अब कैन आई से हम स्टार्ट करें? दैट इज नथिंग बट ड्राइंग, आपका फेवरेट है ना। चलो, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल के फॉर्मेट्स आपको बनाना है। स्किल ले लो। ट्रेडिंग छोटा होगा तो चलेगा। ट्रेडिंग आपको एक पेज का बनाना है, पीएनएल 1.5 का एंड बैलेंस शीट भी 1.5 पेज का।
सबको ड्राइंग करना है, साथ में पूरा सम मैं आपको लिखवाऊंगा, साथ में लिखते भी रहना है। एग्ज़ाम के अगले दिन ऐसे ही क्वेश्चन ये लोग पूछते भी है। थोड़ा सम लेंदी है, आपको एक पेज का ट्रेडिंग, एक 1.5 पेज का पीएनएल एंड 1.5 पेज का बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा। एक लास्ट कॉलम में ड्रॉ कर लूँ। क्लियर फ्रेंड्स, मेरा ड्राइंग हो गया, मेरे साथ टाइटल भी लगा दे रहोगे। चलो फर्स्ट टाइटल लगाओ, ट्रेडिंग अकाउंट। एंड आपको एक बार क्वेश्चन में देख लेना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको जो डेट दिया है वो डेट कौन सा दिया है। तो आपको जो बोला है ट्रेडिंग अकाउंट आपको जो बनाना है वो 31 मार्च 16 का बनाना है। तो सबसे फर्स्ट में टाइटल लगा रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st मार्च 16। यहाँ पे आपको डेबिट लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्रेडिट। एंड अगर हम यहाँ पे लिखे सबसे पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट में रुपीस, यहाँ पे लिखूँ पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा, दैट इज नथिंग बट अमाउंट में रुपीस। क्लियर, मेरा फर्स्ट टाइटल रेडी है। सेकंड टाइटल लगाओगे, दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 16। इस साइड में लिखूंगा डेबिट एंड राइट हैंड साइड लिखूंगा क्रेडिट। टाइटल लगा दो अंदर कॉलम में पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट रुपीस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे लिखोगे दैट इज नथिंग बट अमाउंट रुपीस। क्लियर, नेक्स्ट टाइटल लगाओगे फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग बट आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो रेडी है। नेक्स्ट टाइटल आपको लगाना पड़ेगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 16। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। एंड इस साइड में लिखूंगा दैट इज नथिंग बट लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस एंड इस साइड में लिखूंगा दैट इज नथिंग बट असेट्स एंड यहाँ पे लिख दूंगा अमाउंट रुपीस। क्लियर, मेरा ड्राइंग का काम खत्म हो गया। अब हम फाइनली सम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन में एडजस्टमेंट से ऑलवेज स्टार्ट करता हूँ, आपको पता है। वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 16 इज रुपीज 3,93,000। फ्रेंड्स, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ। एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होती है एंड ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो उसके 2 इफेक्ट कहाँ पे दूंगा, एक दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड एक दूंगा बैलेंस शीट में असेट साइड। सब लोग मेरे साथ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आओ एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज नथिंग बट बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। एंड अमाउंट में आपको कितना दिया था, 3,93,000। एंड कैन आई से आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखना पड़ेगा। सब लोग बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाओ। एंड ये रहा मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैं असेट साइड यहाँ पे नीचे थोड़ा लिख देता हूँ, दैट इज नथिंग बट ये रहा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया था 3,93,000।
93,000। सब मेरे साथ में आगे पढ़ूँ अगर मैं क्वेश्चन को, तो लिखा है आपको फर्स्ट पॉइंट में, दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31st March 16 टू द वैल्यू ऑफ ₹15,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। कस्टमर ने आपको 15,000 रुपए के गुड्स को रिटर्न किया है, एंड गुड्स को रिटर्न किया है जिसका एंट्री आपको करना बाकी है। सिंपल बोलो, सेल्स रिटर्न का एंट्री करना बाकी है, एंड सेल्स रिटर्न अगर आपको एंट्री करना है तो आपको एंट्री करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मतलब दो इफेक्ट देना पड़े, एक देना पड़े सेल्स में से माइनस, और एक देना पड़े डेटर्स में से भी माइनस। सबसे पहले हम सेल्स को पकड़े, आपका ट्रायल बैलेंस में चेक करो, वहां पे चेक करो आपको सेल्स कितना दिया था। तो कहने से आपको वहां पे सेल्स दिया था 14,48,000, एंड आपका कितना रिटर्न रिकॉर्ड करना बाकी है 15,000। सेल्स फ्रेंड्स में कहां पे लिखूंगा, दैट इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने यहां पे क्रेडिट साइड लिखा है बाय सेल्स। बाय सेल्स कितना 14,48,000, एंड उसमें से माइनस कर रहा हूं सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, एंड सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड कितने रुपए का था, 15,000 रुपए। अभी इसका टोटल बॉटल करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में करेंगे। एंड उसके बाद मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, ना बैलेंस शीट में असेट साइड लिखूंगा। क्या लिखूंगा, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में सबसे पहले लिखने वाला हूं, दैट इज नथिंग बट डेटर्स लिखने वाला हूं। क्लियर। सॉरी, मैंने ये जो सेल्स वाला था वो गलत जगह पे लिख दिया, ये मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। ऊपर एक्चुअली ट्रेडिंग में जाना था ना, हेडिंग देखे बिना ही मैंने लिख दिया, ध्यान से। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड जाओ, एंड वहाँ पे लिखो पहले बाय, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, बाय सेल्स कितना, तो सेल्स दिया था 14,48,000 माइनस सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, एंड वो सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड कितने रुपए का था, 15,000। क्लियर। अब आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में असेट साइड, एंड बैलेंस शीट में असेट साइड सबसे पहले आपको डेटर्स का बैलेंस लिखना पड़ेगा। एंड डेटर्स का बैलेंस अगर मैं चेक करूं तो मुझे क्वेश्चन में डेटर्स का बैलेंस दिया है कितने रुपीस का, 1,20,000 का। क्लियर। सब लोग बैलेंस शीट में असेट साइड जाओ, एंड उसमें क्लोजिंग स्टॉक के नीचे में यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटर्स, एंड फ्रेंड्स आपके डेटर्स कितने थे, तो क्या 1,20,000 माइनस यहाँ पे लिख रहा हूं सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, एंड सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड कितना हो जाएगा, 15,000। तो अभी डेटर्स का कॉलम को अंदर, डेटर्स के टोटल को अंदर ही रख रहा हूं, वो कितना हो जाएगा, 1,05,000। क्लियर। मेरा यहाँ तक फर्स्ट एडजस्टमेंट की इफेक्ट यहाँ पे मैंने दे दिया है। अगर मैं सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ूँ तो, परचेस इंक्लूड फर्नीचर परचेस ऑन 1st January 16 फॉर ₹10,000। आपने एक फर्नीचर को परचेस किया था पर उसको आपने गलती से परचेस में डाल दिया है, तो परचेस में डाला है वो गलत है, और अगर गलत है तो वहां से निकालना पड़ेगा, मतलब परचेस में से मैं माइनस करूंगा। फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर बढ़ेगा, तो फर्नीचर में क्या करना पड़ेगा, प्लस। दो इफेक्ट दूंगा, एक परचेस में से माइनस एंड एक फर्नीचर में प्लस। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाके चेक करो आपको परचेस कितना दिया, तो आपको परचेस दिया 12,15,500। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जा रहा हूँ, एंड ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू परचेस। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाके यहां पे मैं लिख रहा हूं टू परचेस, एंड टू परचेस कितना लिखूंगा, 12,15,500। हमने परचेस लिख दिया तो उसमें से माइनस करेंगे, दैट इज अधिक बट माइनस परचेस ऑफ फर्नीचर कितना रुपीज, 10,000। इसका कुछ टोटल वोटल करने की जरूरत नहीं है। अब बैलेंस शीट में असेट साइड फर्नीचर लिखेंगे, एंड फर्नीचर में 10,000 रुपीज ऐड करेंगे। उसके लिए पहले मुझे ट्रायल बैलेंस में चेक करना पड़ेगा कि आपको फर्नीचर दिया कितने रुपीज़ का है। क्लियर। तो ट्रायल बैलेंस में भी एक बार चेक कर लो। 9,000 रुपीज़ का फर्नीचर आपको दिया था, ये रहा। तो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर 9,000 का दिया है। बैलेंस शीट में असेट साइड सब लोग आ जाओ, एंड उसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा फर्नीचर, जो फर्नीचर आपको दिया था वो 1 अप्रैल का था, कितने रुपीस का, 9,000, प्लस मैंने परचेस किया 1 जनवरी को,
वह कितने का था 10,000। तो अगर मैं टोटल चेक करूं तो मेरा टोटल फर्नीचर होगा कितने रुपीस का 19,000 रुपीस का फर्नीचर होगा। सेकंड नंबर की इफेक्ट भी डन है। थर्ड चेक करो, डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर है ना। आपको फर्नीचर पर डेप्री प्रोवाइड करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो टाइटल लगाओ फ्रेंड्स, वर्किंग नोट। एंड वर्किंग नोट में सबसे फर्स्ट लिखोगे दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चेक करोगे तो 1 अप्रैल को आपके पास टोटल 9,000 रुपीज़ का फर्नीचर था। 1 जनवरी को आपने 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेस किया था। 9,000 पर 10% के हिसाब से अगर डेप्री करोगे तो इस पर 900 रुपये पूरे साल का डेप्री होगा। पर यहाँ पे 10,000 पर 10%, 1 जनवरी मतलब जस्ट 3 महीने का ही डेप्री होगा। इंटू 3/12 करोगे तब का 250 का डेप्री होगा। और यहाँ पे फाइनली डेप्रीसिएशन का आंसर आएगा 1150। ये डेप्रीसिएशन आपको फर्नीचर की वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में असेट साइड चेक करो, आपने 19,000 का फर्नीचर लिखा था माइनस डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन आपको कहाँ से मिलेगा, तो मेरी वर्किंग नोट नंबर 1 में से आपको मिल जाएगा। एंड डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितना था 1150। 19,000 में से 1150 माइनस करोगे तब को आउटर कॉलम में लेके जाना पड़ेगा 17,850। एंड फ्रेंड ये 1150 हमारा डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा है, तो उसको आपको पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा। तो पीएनएल में मैं डेबिट साइड लिख रहा हूं टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। एंड वो डेप्रीसिएशन मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरी वर्किंग नोट नंबर 1 में से मिलेगा। एंड उसका कैलकुलेशन हमने किया था 1150 का। क्लियर, मेरे एडजस्टमेंट नंबर सेकंड तक जो भी नंबर था, कौन सा था, हाँ सेकंड तक सब कुछ सही है। थर्ड नंबर तक। फोर्थ, लोन अकाउंट फ्रॉम द देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर्स एज फॉलो। चेक करो फ्रेंड्स, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया 50,000 रुपये, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है कितने रुपए का, ₹1,00,000 का। अच्छा, ये 50 था, ये लाख था, पर कहने से उसका मतलब आपने बाकी के 50 अपने बोरो किए थे और उसके अगेंस्ट आप डेट चेक करो। उसके अगेंस्ट आपको डेट दिया है कौन सा, 31 मार्च। उसका मतलब भले मेरी लोन का क्लोजिंग बैलेंस है ₹1,00,000, पर बॉस मैं जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ना तो लाख से नहीं करूंगा, मैं इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करूंगा वो जस्ट 50,000 से ही करूंगा। रीजन, बाकी के 50,000 रुपए मैंने अगर लास्ट डे पे बोरो किया है, अगर लास्ट डे पे बोरो किया है तो उसका इंटरेस्ट कुछ देने की जरूरत नहीं है, जब इंटरेस्ट आएगा तब देखा जाएगा। सन्ड्री डेटर इंक्लूड ₹20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹10,000 ड्यू टू हिम। फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको एक वर्किंग करके समझो तो आपको पता चलेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 लिख रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज नथिंग बट कॉमन ट्रांजेक्शन ऑफ रॉबर्ट। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना इसमें क्या है। मैं अगर आपको एक बैलेंस शीट बना के दूं एंड उसमें मेरे डेटर के लिस्ट में एक पर्सन का नाम है जिसका नाम है रॉबर्ट। मुझे रॉबर्ट के पास से ड्यू फ्रॉम मतलब आपको रुपए लेना है जो आपके लिए असेट है। मुझे रॉबर्ट के पास से 20,000 रुपीज लेना है। अच्छा, मैं अगर आपको मेरी बैलेंस शीट में अगर क्रेडिटर का लिस्ट दूं, क्रेडिटर के लिस्ट में भी एक रॉबर्ट का नाम है एंड रॉबर्ट का मुझे रुपए देना है कितने रुपीज, 10,000। अपने आपको पूछो 20 लेना है 10 देना है, तो कहने से हम दोनों ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ रॉबर्ट के पास से 10,000 ही लूंगा। मतलब वो मुझे 20 देना है कि जस्ट 10,000 ही देना है, 10,000। तो कहने से मुझे यहां पे डेटर में से 10,000 रुपीज माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, और यहां पे कहने से अगर मैं उसके पास से 10,000 ही लेने वाला हूं तो मुझे उसको ये 10,000 देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर ये 10,000 देने की जरूरत नहीं है तो यहां से उसको माइनस करके मेरा क्रेडिटर का कितना कर दूंगा, 0 कर दूंगा। सिंपल। अगर कुछ याद नहीं रहता है तो ये रट्टा भी कर सकते हो, पर ये रट्टा नहीं लगाना चाहिए। ये 20 एंड 10 दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो डेटर एंड क्रेडिटर दोनों में से माइनस कर देने का। पर लॉजिक समझो, 20 लेना था 10 देना था,
दोनों ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, जस्ट रॉबर्ट के पास से आप 10,000 ले लोगे, एंड अगर रॉबर्ट के पास अगर 10,000 नहीं लेना है तो सिंपल दोनों साइड से मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 माइनस करना पड़ेगा। मतलब डेटर में से भी 10,000 माइनस करूंगा एंड क्रेडिटर में से भी क्या करूंगा, 10,000 माइनस। सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट साइड आओ, वहां पे आपने डेटर्स ऑलरेडी 1,05,000 लिखा था, उसमें से माइनस कर रहा हूं कॉमन ट्रांजेक्शन विथ रॉबर्ट कितना हो जाएगा, 10,000 एंड 1,05,000 में से अगर 10,000 करूं तो यहां पे मेरे पास डेटर का बैलेंस बचेगा 95,000। सामने क्रेडिटर में से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 माइनस करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में, अरे ट्रायल बैलेंस में चेक करो, आपको क्रेडिटर्स कितना दिया है, आपको क्रेडिटर्स दे दिया कितने रुपीस का, 74,000। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाओ, एंड लायबिलिटी साइड आप लिखोगे दैट इज नथिंग बट क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको दिया था 74,000, माइनस में करूंगा कॉमन ट्रांजेक्शन विथ रॉबर्ट, एंड कॉमन ट्रांजेक्शन विथ रॉबर्ट कर दूंगा 10,000, तो फाइनली मेरा बैलेंस यहां पे कितना आ जाएगा, 64,000। क्लियर, ये एडजस्टमेंट भी क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड ₹3,000 पेड टू देना बैंक, एंड ट्रायल बैलेंस चेक करो, आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड दिया है, इंटरेस्ट पेड कितना दिया है, तो आपको 4,500 रुपीज दे दिया है। क्लियर, उसके लिए मुझे आपको एक वर्किंग नोट पहले समझाना पड़ेगा, तो आ जाओ हम वर्किंग नोट नंबर 3 कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 किसके लिए है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की हम एक वर्किंग नोट कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना। उसमें क्या लिखा है, तो उसमें ऐसा लिखा है कि टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड कहने से आपका 4,500 था। 4,500 में से आपको ऐसा बोला है कि जो 3,000 था ना वो किसका था, तो कहने से वो 3,000 था वो देना बैंक का था, तो कहने से बाकी किसी का होगा अदर करके मैं यहां पे लिख रहा हूं, कितने रुपए हो गए, 1,500 रुपए। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि देना बैंक को टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़े, तो यहां पे लिख रहा हूं टोटल इंटरेस्ट ऑफ देना बैंक। टोटल इंटरेस्ट ऑफ देना बैंक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपको पहले एक बार चेक करो ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है लोन फ्रॉम देना बैंक, लोन फ्रॉम देना बैंक कितने रुपीस दिया, ₹1,00,000। पर वो लाख कैसे आपने बोरो किए थे, वो नीचे लेजर दिया था, आपको बोला था ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस लाख, पर बाकी के 50 थे ना वो बोरो किए थे 31 मार्च को। मतलब भले मेरा लोन का बैलेंस टोटल ₹1,00,000 का है, पर जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो ₹1,00,000 पर नहीं करूंगा, मैं जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा वो जस्ट कितने पर करूंगा, 50,000 पर ही करूंगा। एंड अगर 50,000 पर ही करूं तो सिंपल मैं यहां पर लिख रहा हूं 50,000 का 12%, तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ देना बैंक कितना हो जाएगा, 6,000। उसमें से चेक करो आपने ऑलरेडी कोई पेमेंट करके रखा है, हाँ, तो 4,500 में से 3,000 देना बैंक का था, मतलब मैंने देना बैंक को 3,000 रुपए का पेमेंट करके रखा है। तो व्हाट इज माय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा, ये 3,000 होगा। दिस 3,000 इज नथिंग बट योर लायबिलिटी, आपको लोन के बैलेंस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कोई पूछे आपका टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना, तो क्या 4,500 था प्लस 3,000 टोटल 7,500। दूसरी तरीके से चेक करना है तो देना बैंक का 6,000 एंड अदर का 1,500, 6,000 प्लस 1,500 करोगे तो भी आपका 7,500 मैच है। अगर सबसे पहले मैं पीएनएल में डेबिट साइड जाऊं तो पीएनएल में डेबिट साइड यहां पे लिखूंगा 2 इंटरेस्ट पेड, 2 इंटरेस्ट पेड मुझे ट्रायल बैलेंस में दिया था 4,500 प्लस आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग आपको कहां से मिलेगा, तो मैंने एक वर्किंग नोट किया था, कौन सा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3, वहां से आपको मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपका हो जाएगा कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। 4,500 प्लस 3,000 करूँ तो वो 7,500 हो जाएगा।
एंड मुझे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर के नीचे लोन फ्रॉम देना बैंक, लोन फ्रॉम देना बैंक, और लोन फ्रॉम देना बैंक कितने रुपए हो गए, लाख रुपए, प्लस उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो कितना था, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 3000, तो आपका टोटल मिल जाएगा कितना, 1,03,000। अगेन मैं बोल दूँ ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको कहाँ से मिला था, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको मेरी वर्किंग नोट नंबर 3 में से मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब हम करेंगे दैट इज नथिंग बट हमारा एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 7। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट ₹1,000 फ्रॉम द सन्ड्री डेटर एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना पड़ेगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का है एंड आपके पास डिपॉजिट कितने का है। इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपये का 5% के हिसाब से, एंड आप डिपॉजिट चेक करोगे तो 1,50,000 रुपये का 10% के हिसाब से। ठीक है, उसके लिए भी मुझे आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 लगा दो। वर्किंग नोट नंबर 4 किसके लिए होगा, तो इंटरेस्ट इनकम के लिए होगा। क्लियर। चलो, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू कितने रुपीस है, 7,250। पर उसमें से मुझे बोला है कि जो 1,000 है ना, वो 1,000 वो किसके पास से मिला है, तो वो जो आपको मिला है वो सन्ड्री डेटर के पास से मिला है। क्लियर। एंड द बैलेंस, एंड बैलेंस कितना होगा, तो 6250, ये जो 6250 मिला है वो किसके पास से मिला है, तो आपको ऐसा बोला है वो 6250 आपको इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट में से मिला है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट में से कितना मिलना चाहिए, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट चेक करें तो कहने से वो आपका 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था 5% के हिसाब से, एंड 25,000 का 5% करोगे तो आपको टोटल 1,250 मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर चेक करूंगा दैट इज नथिंग बट आपको डिपॉजिट पर कितने रुपए का मिलना चाहिए, तो 1,50,000 रुपीज का डिपॉजिट था, उस पर आपको 10%, 1,50,000 का 10% आपको 15,000 मिलना चाहिए। टोटल आपको 16,250 मिलना चाहिए, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड कुछ था, हाँ, तो ऑलरेडी मुझे उसमें से 6,250 तो मिल गया था। तो कहने से मेरे लिए जो 10,000 होगा ना, वो 10,000 मेरे लिए क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा। अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो सिंपल इट इज नथिंग बट मैं असेट, बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना पड़ेगा। कोई पूछा व्हाट इज योर टोटल इनकम, तो माय टोटल इंटरेस्ट इनकम इज 17,250। 17,250 कैसे, 7,250 का इंटरेस्ट था प्लस 10,000 का रिसीवेबल, 7,250 प्लस 10,000 करोगे तो कितना हो जाएगा, 17,250। अगर फ्रेंड्स मैं पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखूं तो पीएनएल में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना था, 7,250 प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल कितना था 10,000, और 10,000 आया कहाँ से, तो हमारे वर्किंग नोट नंबर 4 में से आया। तो टोटल आपका चला जाएगा आउटर कॉलम में 17,250। एंड फ्रेंड्स वो 10,000 रुपये आपके लिए असेट है, तो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट रिसीवेबल, एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल अगेन यहाँ पे भी लिख दूँ कहाँ से आया था, वर्किंग नोट नंबर 4 में से, एंड वो इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना रुपीज़ का होगा, तो कि 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर मैं पढ़ूँ तो हमारा 7 तक सब कुछ खत्म है। 8 करें, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट पेएबल टू देना बैंक एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, जो मैं ऑलरेडी कर दिया। 9th करें,
मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन द बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर, नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट। आपको डेटर्स पर 5% के हिसाब से प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है। चेक करो मेरे पास डेटर्स का बैलेंस बचा है कितने का, 95,000। 95,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा बैड डेट एडजस्टमेंट, वो कुछ नहीं था, पूरे एडजस्टमेंट में कहीं पे भी बैड डेट नहीं दिया था, तो अगेन मेरा बैलेंस कितना है 95,000, एंड उसमें से मैं माइनस करूं प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट कितने परसेंट, 5%। 95,000 का 5% करोगे आपका आंसर आएगा 4,750, एंड 95,000 में से 4,750 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 9,250। क्लियर फ्रेंड्स, हम ट्रायल बैलेंस पे चेक करेंगे कि बैड डेट ट्रायल बैलेंस के प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस ऐसा कुछ भी दिया है, तो आंसर इज नो। मुझे ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, तो डायरेक्टली मैं पीएनएल में पूरा टाट वाला फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। पीएनएल में एक ही चीज लिख दोगे, दैट इज नथिंग बट 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट, एंड वो कितना कर दोगे 4,750। क्लियर, यहां तक आपके हर एक एडजस्टमेंट खत्म है। अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं दैट इज नथिंग बट ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट देने का। ट्रायल बैलेंस की मिनिमम भी एक इफेक्ट होती है, मैक्सिमम भी एक इफेक्ट होती है। जो जो चीज आपका रिकॉर्ड करना बाकी था वो चालू करें। गांगुलीज कैपिटल 5,40,500 हम कहां पे लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी सेट सबसे ऊपर लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट यहां पे मैं लिख रहा हूं कैपिटल 5,40,500। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं तो उसके बाद दिया है सेल्स हमारा हो गया था, उसके बाद दिया था स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 15, दैट इज नथिंग बट हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ कितने का दिया है 2,34,000, एंड वो आपको कहां पे लिखना पड़े, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे ऊपर लिख दो 2 ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। नेक्स्ट अगर मैं पढ़ूं तो क्या दिया है, दैट इज नथिंग बट सेल्स हमारा हो गया था। सेल्स रिटर्न कितना दिया है 43,000, सेल्स रिटर्न 43,000 दिया है, उसको क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से माइनस ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड माइनस सेल्स रिटर्न 43,000। अब यहां पे कुछ नहीं आएगा तो एक बार टोटल कर दे इसका, तो कल से निकालो 14,48,000 14,48,000 माइनस आपको क्या दिया था 15,000, एंड यहां पे कितना था 43,000, माइनस 15,000 माइनस 43,000 माइनस 15,000 एंड माइनस 43,000। अगर ये टोटल चेक करोगे तो फ्रेंड्स आपका वो टोटल यहाँ पे आएगा कितना 13,90,000। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्स का टोटल आउटर कॉलम में 13,90,000। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम ट्रायल बैलेंस को चेक करें तो परचेस हमारा आ गया है, परचेस रिटर्न 29,000 से रिकॉर्ड करना बाकी है, एंड 29,000 से रिकॉर्ड करना बाकी है तो उसको परचेस में से माइनस करना पड़ेगा, माइनस परचेस रिटर्न 29,000। एक काम करें इसका भी टोटल कर दे 12,15,500 माइनस 10,000 माइनस 29,000। आपका आंसर होगा 11,76,500। तो आउटर कॉलम में लेके जाओ, आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा 11,76,500। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम ट्रायल बैलेंस चेक करें तो हमारा क्या क्या होगा, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड मतलब वो परचेस का रिलेटेड खर्चा हुआ, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहा हूँ 2 कैरेज इनवर्ड, एंड कैरेज इनवर्ड का अमाउंट देखोगे तो वो कैरेज इनवर्ड आपको अमाउंट दिया था कितने रुपीस का 93,000, तो 2 कैरेज इनवर्ड आपका डेबिट हो जाएगा यहाँ पे 93,000 से। नेक्स्ट अगर चेक करो तो आपको दिया था रेंट 28,500, रेंट आपका एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 2 रेंट 28,500।
नेक्स्ट अगर चेक करो तो आपको दिया है दैट इज नथिंग बट सैलरी, सैलरीज कितना दिया है 46,500। अगेन मैं उसको पी में डेबिट कर दूंगा टू सैलरी, एंड वो सैलरी आपका डेबिट हो गया 46,500 से। नेक्स्ट अगर चेक करोगे रेंट सैलरीज के बाद डेटर्स हो गया था, क्रेडिटर्स हो गया था, लोन फ्रॉम देना बैंक हो गया था, इंटरेस्ट पेड हो गया था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा बाकी है, कितना दिया है 17,000, एंड वो 17,000 मुझे पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंड वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका कितना हुआ 17,000 मैंने पीएनएल से डेबिट कर दिया। नेक्स्ट अगर चेक करोगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी पीएनएल में डेबिट हो जाएगा 56,000 से, तो आपको डेबिट करो टू एडवर्टाइजमेंट, एंड वो एडवर्टाइजमेंट आपका डेबिट होगा कितने से 56,000 से। नेक्स्ट अगर चेक करोगे तो आपका यहाँ पे तक का सब कुछ रेडी है। अब आगे कंटिन्यू करूँ मैं, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करें तो हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड वो हो गया था। उसके बाद लिखा है कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड वो हमारे लिए असेट है, तो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में असेट साइड, तो बैलेंस शीट में असेट साइड चले जाओ एंड वहाँ पे लिख दो कैश विथ बैंक, कितने रुपीस दिया था आपको 40,000 रुपीज़ दिया था। नेक्स्ट कंटिन्यू करूँ तो आपको लिखा था इन कैश विथ बैंक के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया था 14,950। फ्रेंड्स डिस्काउंट रिसीव्ड इज नथिंग बट इनकम, एंड इफ इट इज इनकम तो आप पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखोगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 14,950। नेक्स्ट अगर चेक करो डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, पर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इन्वेस्टमेंट चेक करो वो कितने से दिया था 25,000, वो भी आपको बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखना पड़ेगा असेट साइड, तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो इन्वेस्टमेंट, एंड वो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 25,000। उसके बाद अगर आप चेक करो इन्वेस्टमेंट के बाद तो कहना से आपको लिखा है फर्नीचर, तो फर्नीचर तो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया था। उसके बाद लिखा है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपको पीएनएल में डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 37,700 से, बिकॉज वो आपके लिए खर्चा है, तो यस मैं यहाँ पे पीएनएल में डेबिट साइड लिख रहा हूँ टू डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउड में यहाँ पे लिख रहा हूँ 37,700 से। उसके बाद अगर आप चेक करो डिस्काउंट अलाउड के बाद तो आपको बोला है दैट इज नथिंग बट जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस 19,600 दिया है, वो भी आपके लिए खर्चा है, तो आप पीएनएल में डेबिट साइड लिखोगे टू जनरल एक्सपेंसेस, एंड जनरल एक्सपेंसेस में यहाँ पे डेबिट साइड लिख रहा हूँ कितना 19,600। क्लियर। उसके बाद अगर चेक करोगे नेक्स्ट आपको दिया है जनरल एक्सपेंस के बाद दिया ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 33,500, वो भी आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा पीएनएल में डेबिट साइड टू ऑडिट फीस, एंड ऑडिट फीस आपका यहाँ पे आ जाएगा कितने का 3,500 रुपीज़ का। क्लियर। ऑडिट फीस के बाद अगर नेक्स्ट कंटिन्यू करूँ तो आपको दिया है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी आपके लिए खर्चा है, तो आपको फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल में डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 3,000 से टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, एंड वो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कितना हो जाएगा 3,000 रुपीज़ से। आगे कंटिन्यू करें फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद आपको दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 11,650, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगेन आपके लिए खर्चा है, तो आप पीएनएल में डेबिट करोगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एंड वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका दिया है कितने का 11,650 का। नेक्स्ट अगर मैं कंटिन्यू करूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद आपको दिया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4350, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपको पीएनएल में डेबिट साइड दिया है टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना दिया है 4350।
आगे अगर चेक करो पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद आपको दिया है कैश इन हैंड एंड कैश इन हैंड इज योर असेट, तो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाओ, वहाँ पे लिखो कैश इन हैंड, एंड कैश इन हैंड अगर चेक करोगे तो आपको वो दिया था 1900 रुपीज़, तो वो मैंने 1900 असेट साइड लिख दिया है। आगे चेक करो डिपॉजिट, डिपॉजिट आपको दिया है 1,50,000, अगेन दैट इज योर असेट, एंड अगर असेट है तो आपको लिखना पड़ेगा डिपॉजिट बैलेंस शीट में असेट साइड कितने रुपीज़ दिया है 1,50,000 रुपीज़। आगे अगर चेक करो डिपॉजिट के बाद आपको दिया था दैट इज नथिंग बट ड्राइंग, एंड अगर ड्राइंग है तो आपको कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा 50,000, बैलेंस शीट में से लायबिलिटी में कैपिटल लिखा था, उसमें से मैं क्या करूँगा ड्राइंग को माइनस कर दूंगा 50,000 रुपये से। अब हम एक एक अकाउंट को क्लोज करने का स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूँ किसको, तो कि ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मेरे पास अवेलेबल है, ध्यान से देख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड चेक करो तो 13,90,000 था प्लस 3,93,000 था, 13,90,000 प्लस 3,93,000, तब का वो हो जाएगा 17,83,000। आप अगर टोटल लगा दो तो सिंपल यहाँ पे दोनों साइड टोटल में लगा रहा हूँ 17,83,000, दोनों साइड होगा 17,83,000, एंड 17,83,000 में से डेबिट साइड की चीज़ें अगर माइनस करूँ तो 2,34,000 माइनस हो जाएगा। पहले तो ओपनिंग स्टॉक वाला 2,34,000 माइनस अगर चेक करो तो 11,76,500 माइनस 11,76,500, एंड माइनस अगर चेक करो तो आपका 93,000। अगर मैं इसका चेक करूँ तो 2,79,500 जो आया, यहाँ पे लिख दूँ पहले एक बार 2,79,500, इन 2,79,500 है ना, वो कुछ नहीं है, हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं डेबिट साइड लिख देता हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,79,500। अगर मैं पीएनएल में क्रेडिट करूं तो पीएनएल में क्रेडिट साइड यहां पे लिख रहा हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, एंड बाय ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं चेक करूंगा तो आंसर कितना है 2,79,500। क्रेडिट साइड का आइटम हम अगर ऐड करें 17,250 प्लस 14,950 प्लस 17,250 प्लस 14,950, तो हमारा इसका टोटल 3,11,700 आएगा। तो एक काम करें यहाँ पे टोटल लगा दूँ मैं पहले 3,11,700, एंड इस साइड भी अगर टोटल लगा दें हम तो इस साइड आपका होगा 3,11,700। क्लियर। 3,11,700 में से हम सबसे पहले एक एक चीज़ को माइनस करने का स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको दिया था 1150 एंड 7,500 माइनस 1150 माइनस 7,500 माइनस अगर आगे चेक करें 4750 एंड 28,500 माइनस 4750 माइनस 28,500। आगे चेक करें 46,500 एंड 17,000, 46,500 एंड आपका 17,000। आगे कंटिन्यू करूँ तो 56,000 एंड 37,700 माइनस 56,000 माइनस 37,700। आगे चेक करें 19,600 एंड 3,500, 19,600 एंड 3,500। आगे कंटिन्यू करो तो 3,000 एंड 11,650, 3,000 एंड 11,650, एंड लास्ट में अगर चेक करूँ तो दैट इज़ नथिंग बट आपका कौन सा था 4,350। तो माइनस अगर करूँ 4,350, मेरा यहाँ पे आंसर है 70,500। यहाँ पे एक बार लिख दो, ये पीएनएल का रिजल्ट आया है 70,500, एंड अगर ये 70,500 आया तो वो फ्रेंड्स आपके लिए क्या होगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट फ्रेंड्स आप क्या करोगे तो कि कैपिटल में ऐड करोगे तो आपका सिंपल यहाँ पे लायबिलिटी साइड यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ मैं नेट प्रॉफिट 70,500 से, एंड अगर हम कैपिटल का टोटल करें तो 540, अच्छा इसमें पहले क्या करूँगा 5,40,500 ऐड कर दूंगा एंड 50,000 रुपये का ड्राइंग में माइनस कर दूंगा। तो सिंपल 5,61,000 जो है वो आउटर कॉलम में चला जाएगा 5,61,000। बैलेंस शीट के असेट साइड 561 था प्लस 64,000 है प्लस आपका 1,03,000 है।
आगे कुछ है, हम एक बार चेक कर लें। 1,03,000 के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था, तो अगर इसका टोटल करें तो हमारा टोटल आया 7,28,000। इस साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरी लायबिलिटी साइड का टोटल है 7,28,000। असेट साइड डायरेक्टली लिख नहीं देना है, एक बार मैच करोगे 7,28,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको वहाँ पे दिया था 17,850, उसके बाद दो चीज़ साथ में ले, 40,000 एंड 25,000, सॉरी हाँ 17,850 प्लस आपको दो चीज़ दिया था 40,000 एंड 25,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000, अच्छा 1,900 एंड 1,50,000 प्लस 1,900 प्लस 1,50,000 प्लस अगर चेक करो तो 10,000 एंड 3,93,000 प्लस 10,000 प्लस 3,93,000 प्लस अगर आगे चेक करो तो आपको दिया है 90,250, लास्ट है प्लस 90,250 एंड अगर चेक करो तो आपको 7,28,000 का बैलेंस शीट का टोटल मैच है। मतलब हमारा सम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 7,28,000 टोटल लिख दिया। एक बार जस्ट आपको गो थ्रू करना है, तो मैं आपको हर एक अकाउंट एक एक बार दिखा दूँ। चेक करो, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था, क्लियर, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, चेक कर लो 2,79,500 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। ये हमारा PNL अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वो 70,500 का हमारा नेट प्रॉफिट था। एंड फाइनली हमारी ये बैलेंस शीट है, एंड बैलेंस शीट का टोटल 7,28,000 था। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द क्लास वर्क। फ्रेंड्स, अगर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, अगेन वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अवर क्लास वर्क, दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स हु वर पेड ₹30,000 पर मंथ ईच in the year ending 31st December 2015. At the start of the year 2016, the company raised the salaries by 10% to ₹33,000 per month each. On July 1, 2016, the company hired 2 trainees at a salary of ₹21,000 per month each. The workforce are paid salary on the first working day of every month, 1 month in arrears, so that the employee received their salary for the January on first working day of February and etc. क्लियर? क्वेश्चन में दम क्या है, आपका एम्प्लॉय जनवरी महीने में काम करेगा तो उसको आपको पेमेंट करना है कब? इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। फेब्रुआरी में काम करेगा तो इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में करेगा तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट अमाउंट ऑफ सैलरीज विच वुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016. सेकेंड, अमाउंट एक्चुअली पेड एज अ सैलरी ड्यूरिंग 2016। यहां तक आपका सेकंड क्वेश्चन है, एंड ये आउटस्टैंडिंग है ना, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। क्लियर? तो सिंपल यहां पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, जस्ट अ मिनट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31st December 2016। आपको ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए आप यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो क्या फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो। तो आप यहाँ पे जो फॉलो कर रहे थे वो कौन सा ईयर फॉलो कर रहे थे, तो आप यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो। क्लियर? मैं यहाँ पे टाइटल लगाऊं, दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, ये क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं टाइटल लगाऊं तो सिंपल इतना समझ लेना मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले अगर आपका एम्प्लॉय जनवरी महीने में काम करेगा तो उसका पेमेंट करोगे फेब का मार्च, मार्च का अप्रैल का मई का जून। क्लियर? सबसे फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, amount of salary paid during the year 2016, amount of salary paid during the year 2016. Clear?
आप टोटल 6 कॉलम का एक टेबल बनाओगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं, पहले एक बार 6 कॉलम का टेबल बना दे। देखो टाइटल पहले अच्छी तरह से लगा दो, बाद में क्वेश्चन को समझते हैं। सैलरी ऑफ द मंथ, सैलरी ऑफ द मंथ, उसका पेमेंट कब करोगे? तो पेमेंट इन द मंथ, सैलरी ऑफ द मंथ, पेमेंट इन द मंथ। क्लियर? कितने एम्प्लॉयज थे? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं सैलरी पर एम्प्लॉय। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मंथ्स, एंड लास्ट में लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट टोटल अमाउंट इन रुपीज। ध्यान से समझना, जनवरी की सैलरी अगर फरवरी में, फरवरी की सैलरी अगर मार्च में, मार्च की सैलरी अगर अप्रैल में, अप्रैल की सैलरी अगर मई में, तो मैं ऐसा बोलूं दिसंबर 2015 का सैलरी आपने जनवरी 2016 में दिया होगा। बस यहां पे वही लिख रहा हूं, कौन से महीने की सैलरी थी? तो दिसंबर 2015 का सैलरी था। पेमेंट कब करोगे? तो पेमेंट करोगे जनवरी 2016 में। कितने एम्प्लॉइज थे? आपके पास 8 एम्प्लॉइज थे। उस टाइम उन लोगों की सैलरी कितने रुपीज था? 30,000। एंड यहाँ पे जस्ट मैं एक महीने का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 8 इंटू 30,000 इंटू 1। अच्छा, मैं कॉलम को एक बार आपको हेडिंग लगा दूँ। ये मेरा कॉलम नंबर ए है, ये कॉलम नंबर बी है, ये कॉलम नंबर सी है, ये कॉलम नंबर डी है, ये कॉलम नंबर ई है, और ये कॉलम नंबर एफ है। ये एफ है ना, वो कुछ नहीं है, सी इंटू डी इंटू ई है। क्लियर? तो सिंपल 8 इंटू 30,000 इंटू 1 करूंगा, तो सिंपल आपका यहां पे बोल दो टोटल अमाउंट कितना आएगा? 2,40,000 रुपीज का आपका अमाउंट आने वाला है। क्लियर? अब ऐसा पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, जनवरी का, फरवरी, फरवरी का मार्च, पर ऐसा साथ में कर दे तो मैं ऐसा बोल दूं डायरेक्टली, जनवरी से नवंबर का सैलरी मैंने फरवरी से दिसंबर में दिया होगा। रीजन, जन का सैलरी फेब में, नवंबर का सैलरी दिसंबर में। डन? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जनवरी 2016 टू नवंबर 2016 का पेमेंट आपने फरवरी 2016 टू दिसंबर 2016 में पेमेंट किया होगा। हाँ, कितने? 8 एम्प्लॉइज, 10 तक का सैलरी बढ़ा था, मतलब 30,000 की जगह पे उन लोगों का सैलरी होगा 33,000। एंड जनवरी से नवंबर मतलब कितने महीने हो गए? तो कि 11 महीने। अगर हम कैल्सियम में करें तो 8 इंटू 33,000 इंटू 11 मंथ्स अगर करूँ तो इसका आंसर आएगा 29,04,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 29,04,000। मैंने बीच में से जुलाई में से 2 एम्प्लॉय को हायर किए थे। जुलाई में से अगर 2 एम्प्लॉय को हायर किए थे तो उनका कहने से जुलाई का सैलरी मैं अगस्त में दूंगा, अगस्त का सैलरी सितंबर में, तो उन लोगों को डायरेक्टली ऐसा बोल दूं जुलाई से नवंबर का सैलरी उन लोगों को अगस्त से दिसंबर में मिलेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जुलाई 2016 से नवंबर 2016 का पेमेंट उन लोगों को कब मिलेगा? तो अगस्त 2016 से दिसंबर 2016 में पेमेंट मिलेगा। वो लोग कितने लोग थे? 2 लोग थे, एंड उन लोगों की सैलरी कितना था? तो उन लोगों को हमने हायर किया था 21,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। तो 2 इंटू 21,000, एंड जुलाई से नवंबर मतलब आपके कितने महीने हो गए? तो कहने से 5 महीने हो गए। एंड अगर इसका टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,10,000। तो अगर मैं इसका टोटल कर दूं, मेरा यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो 2,40,000 प्लस 29,04,000 प्लस 2,10,000, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है? 33,54,000 का आंसर होगा। क्लियर? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे रेडी है।
तो फ्रेंड्स हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, दैट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब फर्स्ट नहीं करना है, अब मैं करवा रहा हूं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। एंड थर्ड नंबर कौन सा था, ये ऊपर वाला कौन सा था, सेकंड था राइट, एंड आप कौन सा कर रहे हैं, थर्ड। थर्ड कौन सा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 दिसंबर 16। कोई सैलरी का पेमेंट करना बाकी है। ऊपर वाले ही 6 कॉलम आपको एक बार बनाना पड़ेगा, पर बहुत छोटा सा टेबल मुझे चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहां पे टाइटल लगा दूं, सैलरी फॉर द मंथ, सैलरी फॉर द मंथ, पेमेंट in the month, salary for the month, payment in the month, number of employees, salary per employee, number of months and total rupees। क्लियर फ्रेंड्स, याद करो हमने दिसंबर 15 का सैलरी अगर हमने जनवरी 2016 में दिया था, तो दिसंबर 16 का सैलरी हम जनवरी 17 में देंगे, तो 31 दिसंबर 2016 को वो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिसंबर 2016 का सैलरी मैं दूंगा जनवरी 2017 में। मेरे पास 8 एम्प्लॉय थे, 8 एम्प्लॉय का 33,000 रुपीज़ के हिसाब से एक महीने का पेमेंट बाकी था। एंड अगर आप कैलसी में चेक करोगे 8 इंटू 33,000 अगर आप करोगे तो आपका आंसर होगा कितना रुपीज़ का, 2,64,000 का। तो सिंपल यहाँ पे मैं अमाउंट में लिख रहा हूँ 2,64,000। क्लियर। नेक्स्ट अगेन फिर से लिखूंगा क्योंकि वो 2 एम्प्लॉय का भी बाकी था। दिसंबर 2016 का सैलरी उन लोगों को जनवरी 17 में दूंगा। 2 एम्प्लॉय 21,000 के हिसाब से अगर एक महीने का चेक करोगे तो आपको 42,000 का पेमेंट बाकी है। एंड अगर यहाँ तक का मैं अगर टोटल करूँ तो टोटल आपको 3,06,000 रुपीज़ का पेमेंट करना बाकी है। मतलब मेरा थर्ड नंबर का आंसर भी डन है, सेकंड डन हो गया, थर्ड हो गया। दैट इज, अब चालू करो लास्ट क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट अमाउंट ऑफ सैलरी, अमाउंट ऑफ सैलरी डेबिटेड टू पीएनएल। क्लियर, अमाउंट ऑफ सैलरी डेबिटेड टू पीएनएल। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके आपको बता दूं। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, देखना आप मुझे आंसर देते रहना। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैं चेक करूं अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। एंड अगर सेकंड क्वेश्चन में मैं चेक करूं अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने कितना दिया था, 33,54,000। पर आपने आपको पूछो ये 33,54,000 पूरे पूरे 2016 के थे, तो आंसर इज नो। ये 33 लाख जो 54,000 था ना, उसमें से ये पहले वाला 240 जो दिसंबर 15 का बाकी था हमने जनवरी 16 में दिया था वो था, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। मतलब कहने से मैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं 2,40,000 का माइनस कर दूंगा। दूसरा चीज ये चेक कर लो कि करंट ईयर का कुछ बाकी है, हाँ करंट ईयर का भी बाकी है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पे है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। एंड वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था कितना, 3,06,000। तो सिंपल अगर मैं चेक करूंगा तो ये आंसर आएगा अमाउंट डेबिटेड टू, अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल कितना आएगा, तो चेक कर दो। 33,54,000 माइनस 2,40,000 प्लस अगर मैं चेक करूं 3,06,000, तो सिंपल मेरा आंसर कितना आया, 34,20,000। ये एक तरीका ये हुआ। अगर इतना डिफिकल्ट नहीं करना है तो एक और चीज़ है, दैट इज समथिंग बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अब वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और करके, ध्यान से सुनना। सिंपल एक इतना बता दूँ मैं आपको कि मेरे पास 8 एम्प्लॉय थे एंड वो 8 एम्प्लॉय की सैलरी कितना था, 33,000। यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 एम्प्लॉयज़ जिसका सैलरी था मेरे पास 33,000 एंड उन्होंने, मेरी कंपनी ने पूरे 12 महीने काम किए।
तो 8 इंटू 33,000 इंटू 12 करूँ, 8 इंटू 33,000 इंटू 12 करूँ, तो इसका आंसर होगा 31,68,000। एंड बाकी के 2 एम्प्लॉयज़ जो मेरे वहाँ पे जुलाई में ज्वाइन हुए थे, 2 एम्प्लॉयज़ का अगर 21,000 के हिसाब से अगर हम 6 महीने का अगर कैलकुलेट करें, तो एक बार कैलसी ले लो, 2 इंटू 21,000 इंटू 6, तो सिंपल वो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2,52,000। और ये दोनों का अगर टोटल करोगे तो टोटल सेम ही आने वाला है, कितना 34,20,000। क्लियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, बाकी का जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।